गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालू। आज हम आपके लिए सल्तनतकालीन सैनिक संगठन, न्याय तथा दंड व्यवस्था को लेकर आए हैं। आज हम लोग का सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना मराठा साम्राज्य, उसके बाद मुग़ल भारत। तो हम लोग आगे देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम इसको शुरू करते हैं। फिर तो सल्तनतकालीन जो सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था थी, उसके बारे में देखते हैं। तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की तथा मंगोल पद्धति पर आधारित था। सल्तनतकालीन तो सुल्तानों ने बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना का बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और बलबन को सैन्य विभाग की स्थापना तथा अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया था। ठीक है। सुल्तानों की सैनिक शक्ति इसके सैनिक बल पर निर्भर करती थी। अमीर, खान, मलिक, ये सब उपाधियां सैनिक श्रेणियां थीं। ये सैनिक श्रेणी की उपाधियां थीं। ठीक है। और सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से होता है। इनके काल में सल्तनत काल की सेना को हस्म-ए-कल्ब केंद्रीय सेना, कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। हस्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। उसके बाद इल्तुतमिश की सेना का संगठन गुलामों के रूप में भर्ती किए गए किसानों की शक्ति पर आधारित था। सेना को वेतन नगद नहीं दिया जाता था। इल्तुतमिश के काल में सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, वरन इसके बदले उन्हें इक्ता प्रथा प्रारंभ हुई उस समय पे, तो अक्ता दिया जाता था। नगद वेतन ना देके अक्ता दिया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इल्तुतमिश के काल में विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं इन नामों से जानी जाती थीं। क्या नाम था इनका, देख लेते हैं। जो केंद्रीय सेना थी, केंद्रीय सेना को हस्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। प्रांतीय सेना को हस्म-ए-अतरफ कहा जाता था। शाही घुड़सवार जो होते थे उनके सवार-ए-कल्ब कहा जाता था। सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उनको शमसी घुड़सवार कहा जाता था। ठीक है, इसको तो याद रखिएगा, शमसी घुड़सवार। और उसके बाद सल्तनत की सैन्य व्यवस्था और सैनिक वर्गीकरण संबंधी जो व्यवस्था खिलजी वंश के उत्थान के समय प्रारंभ होती है, तथा सल्तनत की सैन्य व्यवस्था का विधिवत प्रारंभ इसी युग में, मतलब खिलजी युग से माना जाता है। खिलजी काल से मंगोलों में प्रचलित सैनिक वर्गीकरण पद विषयक शब्द जैसे अमीरान-ए-सदा, अमीरान-ए-सदा, अमीरान-ए-हज़ारा, अमीरान-ए-तुमन के उदाहरण मिलने लगते हैं। मंगोल सेना का यह वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था और इसे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में भी अपनाया गया। जो मंगोल सेना का जो ये वर्गीकरण था, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था और इसे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में भी अपनाया जाता है। ठीक। मंगोल लड़ाकू सैनिक 10-10 सैनिक टुकड़ियों में बटे हुए थे, जैसे कि अमीर-ए-दह, जिनके पास 10 सैनिकों का जो सेना नायक होता, जिनके पास 10 सैनिक होते थे उनको अमीर-ए-दह बोलते थे। जिनके पास 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेना नायक होता था उनको बोलते थे अमीर-ए-सदा। सदा मतलब 100, दह मतलब 10। ठीक। अमीर-ए-हज़ारा, जिनके पास 1000 सैनिकों की टुकड़ी होती थी, उनके सेना नायक को बोलते थे अमीर-ए-हज़ारा। जिनके पास 10,000 सैनिक होते थे उनके सेना नायक को बोलते थे अमीर-ए-तुमन। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो सैनिक का पद सोपान सूचक होने के साथ नाते सैन्य व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीभूत होने का आभास दिलाता है।
जियाउद्दीन बर्नी ने इस सैन्य वर्गीकरण जो दशमलव प्रणाली थी उसको अपने ढंग से स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? उनके अनुसार जो सबसे छोटी सैनिक इकाई खरसेल तथा सबसे बड़ी सैनिक इकाई खान की थी। खान के ऊपर सुल्तान होता था। तो ये कैसे होता था देख लीजिए। खरसेल जो होता था वो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। सिपह सलार जो होता था वो 10 खरसेल मतलब 100 घुड़सवारों का प्रधान होता था। और अमीर जो होता था 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। मलिक है 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। खान 1,00,000 घुड़सवार होते थे। और सुल्तान जो होता था वो 10 खान उसके अंतर्गत काम करते थे, जो कि सर्वोच्च होता था। जो सेना में होता था वो सर्वोच्च होता था सुल्तान। उसके अंतर्गत 10 खान काम करते थे। ठीक है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। ठीक। खान एक आदर सूचक उपाधि थी। खान उच्चाधिकारी का सैन्य वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं था। ये सिर्फ आदर सूचक उपाधि थी, सम्मान के लिए बुलाया जाता था। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासन को सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। उसने एक स्थायी सेना का गठन किया था, सैनिकों की सीधी भर्ती की, उन्हें सरकारी खजाने से नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता प्रदान करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने घोड़े रखने वाले अश्वारोही सैनिकों का वार्षिक जो वेतन था वो बढ़ा के नगद वेतन करके उसको 234 टंका निश्चित हुआ। और 2 अस्पा जो 2 सैनिक एक्स्ट्रा रखते थे, जो सैनिक एक जो राज्य था वो प्रत्येक सैनिक को एक सैनिक देता, एक घोड़ा देता था और अस्त्र औजार हथियार देते थे। लेकिन जिन सैनिकों के पास एक घोड़ा होता था उन्हें 234 टंका दिया जाता था। जिनके पास 2 अस्पा मतलब 2 घोड़े होते थे उनको 78 टंका वार्षिक अतिरिक्त दिया जाता था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, जिसके बदले उसकी अदला बदली ना हो सके। अलाउद्दीन के शासनकाल के बाद मुक्ता लोग अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लिया करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल इस प्रथा को समाप्त कर दिया वरन सैनिकों के जो वेतन रजिस्टर थे, वसीलात ए हस्म कहा जाता था वेतन रजिस्टर को, कि स्वयं जांच करने लगा। अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था खुसरो शाह के समय में टूटकर बिखर गई। इसने किराए पर सैनिकों की भर्ती की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो सैनिक अधिकारी और उनके अधीनस्थ सैनिकों का जो वेतन का विवरण हमें पहली बार मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मुक्ता और सेनाध्यक्षों से राजस्व वसूल करने का अधिकार छीनकर राजस्व वसूल करने का अधिकार छीनकर प्रांतों में सिकदार और फौजदार नामक 2 अधिकारियों को दे दिया गया। जो सैन्य विभाग था, जिसको दीवान अर्ज का प्रधान, सैन्य विभाग जो था उसको दीवान अर्ज बोला जाता था, उसका जो प्रधान था वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। आरिज ए मुमालिक भारत में आरिज के विभाग की स्थापना का सबसे पहले बलबन ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं। जो दुर्ग होता था उनको दुर्ग और या किला को सैनिक सुरक्षा का महान स्तंभ माना जाता है। प्रत्येक दुर्ग का दुर्गपाल होता था। ठीक है। जिसे सामान्यतः कोतवाल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के तौर पर इक्ता प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। इक्ता प्रारंभ करने की प्रथा किसने आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने। लोदी काल में अफगानों की जो प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति के कारण सेना का स्वरूप बदल गया। वह जनजातीय लड़ाकू सेना हो गई। सैनिकों को सुल्तानों के रूप में भर्ती किए जाते थे, जिसको खास खेल कहलाते थे। जो सैनिक सुल्तानों के रूप में भर्ती किए जाते थे उनको खास खेल खेला जाता था। इनमें शाही अंगरक्षक, गुलाम आदि होते थे। इस समय सेना के मुख्य 3 भाग थे: घुड़सवार सेना, गज सेना मतलब कि जिसमें घोड़े थे, हाथी थे, और पैदल सेना। न्याय व्यवस्था कैसी थी इनकी देखते हैं। न्याय व्यवस्था में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे।
मुस्लिम कानून माना जाता था, क्योंकि सल्तनत कालीन व्यवस्था थी। तो मुस्लिम कालीन के 4 स्रोत थे। तो इसमें थे कुरान, हदीस, इज्मा। कुरान वह मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है, और हदीस इसमें पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख है। इज्मा जो है मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून। तो इन लोगों का मानना था कि अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कानून के इस स्रोत को इज्मा कहा जाता है। कयास, तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या की जाती थी। ये 4 कानून तो है ही हैं, इसके अलावा भी कुछ कानून बने थे जो कि इस प्रकार हैं। सामान्य कानून थे। ये कानून केवल मुसलमानों के ऊपर ही लागू होते थे, परंतु व्यापार आदि के मामले में मुसलमानों तथा गैर मुसलमानों दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। देश का कानून स्थानीय कानून होता था तथा उसका आदर किया जाता था। जो फौजदारी कानून होता था हिंदू मुसलमान दोनों पे लागू होता था, दोनों के लिए बराबर था ये। और गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत तथा धार्मिक कानून भी चलता था। कई सारी कानून व्यवस्थाएं थी। तो गैर मुसलमान जो सुल्तानों के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे। जो सुल्तान थे वो हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे, और उनके मुकदमों का निर्णय उनकी अपने में विद्वान पंडित तथा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। ठीक, मतलब हिंदुओं के जो मामले थे, सामाजिक मामले, उनके मामलों का निर्णय मुसलमान सुल्तान नहीं करते थे। उनके जो खुद के ब्राह्मण और विद्वान पंडित होते थे वो करते थे। दिल्ली सल्तनत मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्ती सहायता से करता था। काजियों और मुफ्तियों की सहायता से करता था। ठीक, प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुरूप न्याय करते थे। काजी तथा मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था, याद रखिएगा। ठीक, अधिकारी कौन कौन से थे? काजी सूबा, जिसको दीवानी फौजदारी विभाग का अधिकारी बोला जाता है। दीवान सूबा, जिसको राजस्व मामले का अधिकारी बोला जाता है। फिकह, इस्लामी अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, उसके बाद खिज्र खान ने, आगे देखते हैं, खिज्र खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और रैयत-ए-आला की उपाधि धारण कर ली थी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इस प्रथा को समाप्त किया था, और सुल्तान ने शाह की उपाधि धारण की थी। किस प्रथा को समाप्त किया था? आगे देखते हैं। जो दिल्ली में अधिकांश सुल्तानों ने अपने को खलीफा और नायब पुकारा था, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसी जो खलीफा और नायब जो अपने आप को उपाधि देने की जो प्रथा थी, इसी को मुबारक शाह ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में देखते हैं। मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत की सरकार में वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया। इसको याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जो खिलजी क्रांति से बलबनी का वंश का अंत हुआ था, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस क्रांति से शक्ति का हस्तांतरण एक सजातीय वर्ग से विषम वर्ग के पास हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने में कुलीन तंत्रीय आधार पर शासन करने का प्रचलन समाप्त हो गया था। तुगलक कोई जनजाति नाम नहीं था या व्यक्तिगत नाम था। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने में कुलीन तंत्रीय आधार मतलब जनजातीय एकाधिकार पर शासन करने का प्रचलन जो है वो समाप्त हो चुका था। खिज्र खान ने सुल्तानों पर मतलब सरदारों पर चुने गए दौलत खां लोदी को हराकर स्वयं सत्ता हथिया ली, सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, बहलोल लोदी के सुल्तान बनते ही कुलीन तंत्रीय शासन फिर से आरंभ हुआ। लोधी शासकों के शासनकाल में राजनीतिक पदों का ही नहीं अपितु सेना का भी अफगानीकरण कर दिया गया। राजत्व का सिद्धांत लागू था उस समय की दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें राजत्व का सिद्धांत था। राजत्व का सिद्धांत क्या था कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सुल्तान की स्थिति कुलीन सरदारों से बहुत ऊपर नहीं थी। वह महान तुर्की अमीरों को अपने समकक्ष समझता था तथा सिंहासन पर बैठने में संकोच करता था। ठीक है,
बलबंत ने इस प्रथा की खामियों को समझ लिया, इसे दूर करने को दृढ़ संकल्प लिया। उसने राजत्व को अमीर वर्ग से ऊपर रखा। ठीक है। इसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, राजा देवत्त का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये स्वयं को देवता का प्रतिनिधि समझते थे, स्वयं को देवताओं के समान मानते थे या तो उनसे ऊपर ही मानते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान पद की गरिमा को सदा सर्वोपरि रखा तथा उसके लिए सिकंदर सानी जैसी उपाधियां धारण की। सिकंदर सानी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसने काजी मुखीसुद्दीन से कहा था, वह ऐसा आदेश जारी करता है जिन्हें वह राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण समझता है। वह यह नहीं पूछता कि क्या शरीयत में उसकी अनुमति है अथवा नहीं। ठीक है। तो ये स्वयं को शरीयत से भी ऊपर समझता था। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। प्रारंभ में ना तो उसने अपने सुल्तान पद के लिए खलीफा से स्वीकृति ली और ना ही अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग के आधिपत्य को मोहम्मद बिन तुगलक ने खत्म कर दिया। तो योग्यता के आधार पर पद बांटे। अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। फिरोज शाह तुगलक ने हर कार्य उलेमा वर्ग की मर्जी तथा शरीयत के अनुसार किया। इस प्रकार सुल्तान के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। फिरोज शाह तुगलक जो था वो सारा काम उलेमा वर्ग की मर्जी तथा शरीयत के अनुसार करता था, लेकिन जो अलाउद्दीन था वो नहीं करता था। और आगे देखते हैं। जो लोदियों के टाइम, जब लोदियों का शासन आता है तो उस टाइम में जो राजत्व का सिद्धांत होता है वो सरदारों की समानता पर आधारित था। और ऐसी स्थिति में उसकी जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है। कुलीन तंत्रीय शासन चल रहा था लोदी वंश के समय में। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर होता था सुल्तान। सुल्तान प्रशासन, न्याय, सेना का अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। और जो औपचारिक रूप से जो सुल्तान होता था, जो वो खलीफा का नायब या उसके अधीन काम करता था। वास्तविक रूप से वो अपने क्षेत्र का संप्रभु शासक था और इसके लिए वो सिक्के चलाने का काम करता था, खुतबा पढ़वाने जैसे कार्य करता था। और वो जो सुल्तान होते थे वो निरंकुश शासक होते थे, लेकिन उनकी निरंकुशता पर अमीर, उलेमा और शरीयत का नियंत्रण था। सल्तनतकालीन राज्य इस्लामी राज्य नहीं था। सुल्तानों द्वारा शरीयत को संवैधानिक रूप से राज्य का आधार घोषित किया गया था, परंतु आवश्यकता पड़ने पर सुल्तानों ने शरीयत का उल्लंघन भी किया और धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए। ऐसे कानून जवाबियत कहलाते हैं। धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए और ऐसे कानून जवाबियत कहलाते हैं। तो एक नोट है कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के कानूनों को छोड़कर सभी कानूनों का उल्लंघन किया था। मतलब ये शरीयत को मानता था और शरीयत के कानूनों को छोड़कर सभी कानूनों का उल्लंघन करता था। मतलब ये शरीयत के हिसाब से ही अपना शासन चलाता था। तो जब तुर्की राज्य द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग शासन पद्धतियाँ ग्रहण की गई थी, जैसे कि प्रशासन में क्या था, जो प्रशासन था वो तुर्की फारसी परंपरा से प्रभावित था। सैन्य परंपरा जो थी वह तुर्की मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। राजस्व व्यवस्था फारसी ईरानी परंपरा से प्रभावित थी। ग्रामीण प्रशासन भारतीय प्रशासन परंपरा से प्रभावित था। और जो नोट देख लेते हैं, केंद्रीय प्रशासन में कुछ संस्थाएं जैसे 4 विभाग व अनेक सहायक विभाग व अधिकारी सुल्तान की सहायता करते थे, जिसको हम आगे बताएंगे। एक मिनट। कुछ संस्थाएं थी जैसे प्रशासन को चलाने के लिए, उसमें से क्या थी, तो बर-ए-खास। इस संस्था में महत्वपूर्ण अमीर सुल्तान को प्रशासनिक सहायता देते थे। जो अमीर थे वो सुल्तान को प्रशासनिक सहायता देते थे। और ये बर-ए-आम थी। इसमें सुल्तान न्याय का कार्य सर्वोच्च अधिकारी के रूप में करता था। जो सुल्तान होता था वो न्याय का कार्य सर्वोच्च अधिकारी के रूप में करता था। मजलिस-ए-खलबत। इस संस्था में महत्वपूर्ण सिद्धांत सुल्तान के मित्र वफादार नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। कई सारे विभाग थे
इसमें विभागों को देख लेते हैं। दीवान ए वजारत करके था, इसको वित्त विभाग कहा जाता था। वजीर जो होता था इस संस्था का प्रमुख होता था। तभी हम लोग चोर सिपाही वजीर खेलते हैं, तो उसमें जो सबके पास जो सबके साथ सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा होता है वो वजीर बनता है। ठीक है, तो उसमें होता था कि कार्य क्या होते थे देखते हैं इसके। राज्य की आय और व्यय पर नियंत्रण रखना, आय व्यय के खाते करना, लेखा जोखा कैग की तरह काम करता था। अधिकारियों को वेतन और इक्ता बांटना। इस विभाग के अधीन अधिकारी और अन्य विभाग थे। जो दीवाने वजारत था इसके अधीन भी कई सारे अधिकारी और अन्य विभाग थे, जिसमें से था नायब वजीर। इसका अपना पृथक रूप से विभाग होता था। ठीक है, मुशर्रिफ ममालिक, इसे महालेखाकार भी कहा जाता था। मुश्तिफ ममालिक, मुस्तफ़ी ए ममालिक कहते थे। मुस्तफ़ ए ममालिक और मुस्तफ़ी ए ममालिक दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसे खातों को देखने वाला भी कहा जाता था, अर्थात लेखा परीक्षक। आज का जो लेखा परीक्षक है, यही आपको कनेक्ट करना है कि उस टाइम पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या आज से मैच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए हो ही गया। जो दीवान ए वजारत जो था वित्त विभाग था, ये कैग की तरह काम करता था, और ये है लेखा परीक्षक की तरह। ठीक, उसके बाद देखते हैं खजीन होता था। खजीन ये खजांची कहलाता था तथा कोषाध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता था। आज भी कोषाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, दीवान एक वक्फ, दीवान ए वकूफ़। ठीक, यह अधिकारी जलालुद्दीन खिलजी के समय था। इसे व्यय के कागजों की जांच करनी होती थी। दीवान रियासत, यह विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। इसका काम बाजार नियंत्रण की प्रणाली की देखरेख करना था। दीवान मुस्तक राज, यह विभाग भी अलाउद्दीन के समय में ही था। इसका कार्य राजकीय कर्मचारियों से सरकारी देनदारी वसूल करना था। राजकोष से लिया गया धन जो समय पर नहीं दे पाते थे उनसे, ये ले जो दीवान मुस्तक राज था उनसे ये समय उसका राजकीय कर्मचारियों से सरकारी देनदारी वसूल करना था, और जैसे टैक्स वगैरह। और फिर दीवाने अमीर कोही, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था तथा इस विभाग का कार्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना था। ये दीवाने अमीर कोही, ये इम्पोर्टेंट है। वजीर का पद होता था, और इसमें जो फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। तो इसमें जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासन में सहायता पाने के लिए उस समय के जो वजीर थे उनसे तो सहायता ली ही, उनसे मदद ली ही, जो पहले के रिटायर्ड हो जाते थे, या उनसे भी लेता था मदद, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते थे। ठीक है, फिर देखते हैं दीवाने आरिज, यह एक सैन्य विभाग होता था। इसका जो प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को जाता है। दीवाने आरिज को बलबन ने प्रारंभ किया था। इस विभाग का जो प्रमुख होता था आरिज ममालिक होता था। इस विभाग के कार्य इस प्रकार थे: सैनिकों की नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना, दाग हुलिया प्रथा लागू करना, सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति करना। वैसे तो सेना का जो सर्वोच्च सेनापति सुल्तान होता था तथा युद्ध का नेतृत्व सुल्तान करता था, लेकिन कई बार सुल्तान नेतृत्व आरिज ममालिक या अन्य अमीर को सौंप देता था। सल्तनत काल में सेना में सुल्तान का सेना जैसे इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुआ था, जो हस्म एक कल्ब कहलाती थी तथा अमीरों की सेना शामिल थी। ठीक है, जो सल्तनत काल में सेना थी उसमें सुल्तान की सेना और अमीरों की सेना शामिल थी। ठीक, और पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के अधीन एक बड़ी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के अधीन एक बड़ी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक घुड़सवार सैनिक को, ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसको, 334 टन का वार्षिक मिलता था। अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टन का अतिरिक्त मिलता था।
इल्तुतमिश के समय अस्थायी सेना तथा इस विभाग को रवात ए आरिस कहा जाता था। बलबन ने सबसे पहली बार सेना स्थायी रूप से स्थापित की थी। ठीक, जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था थी वो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जो निम्नलिखित थी। आगे देखते हैं क्या थी सैन्य व्यवस्था। इसमें है दीवाने इंशा, यह पत्राचार विभाग होता था। इसका जो प्रमुख होता था दाबिर ए मुबालिक होता था। इस विभाग का कार्य दरबारी कार्यों का लेखन करना, सुल्तान के फरमान या आदेशों को अमीरों, जनता या फिर किसी अन्य शासक तक पहुंचाना होता था दीवाने इंशा का काम। इन सब कार्यों के अलावा इस विभाग का कार्य गुप्तचर, डाक, चौकी आदि को देखना होता था। ठीक है, दीवाने रियासत है, इसका जो प्रमुख होता था वो सद्र उस सुदूर होता था। ठीक, इस विभाग का कार्य सुल्तानों की धार्मिक परामर्श देना, शरीयत के कानूनों का पालन करवाना, धार्मिक अनुदान प्रदान करना, शरीयत के आधार पर न्याय करना, काजियों की नियुक्ति करना इस विभाग का कार्य था। जब सद्र उस सुदूर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था उसे काजी उल कुजात कहते थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी होता था, देख लीजिएगा। अरे कहाँ चला गया, सॉरी बहुत ये आगे बढ़ गया। ठीक है, अन्य अधिकारी भी थे जिसमें से थे वकील ए दर, शाही आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। ये एक बार ऐसे ही नज़र डाल लीजिएगा, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। शाही वकील ए दर शाही आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला तथा कारखानों का प्रमुख। सर ए जानदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी। कोतवाल नगरों का प्रमुख। अमीर ए बहरी नौसेना का प्रमुख। अमीर ए आखुर शाही घुड़साला का प्रमुख। सहना ए पीर शाही हाथियों का प्रमुख। तलैया यज़की सैन्य गुप्तचर। मुतसदी बंदरगाह का प्रमुख। मुहतसिब शरीयत कानूनों के पालन करना, जनता के आचरण पर निगरानी करना वाला अधिकारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेना की जो दशमलव प्रणाली थी वो कैसी थी। जो सबसे ऊंचा होता था खान, ठीक है, उसके बाद होता था मलिक, उसके बाद अमीर, उसके बाद सिपह सालार। जो सबसे छोटा पद होता था वो सिपह सालार का पद होता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिपह सालार था कौन। सिपह सालार जो होता था 10 घुड़सवार इसके अधीन होते थे, और जो अमीर होता था इसके पास 100 घोड़े होते थे। 10 सिपह सालार इसके अधीन होते थे। ठीक, जो मलिक था जिसके पास 1000 घोड़े होते थे और 10 अमीर इसके अधीन होते थे। आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिपह सालार के पास 10 घुड़सवार होते थे, अमीर के पास 10 सिपह सालार होते थे और मलिक के पास 10 अमीर होते थे, और खान जिसके पास 10,000 घोड़े होते थे और 10 मलिक इसके अधीन होते थे। ठीक, इस प्रकार सिपह सालार का पद सबसे छोटा तथा खान का पद सबसे बड़ा होता था। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे अपना मराठा साम्राज्य। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।